So, hello everyone. Let's start our first lecture, which is transient response introduction. So, why we should uh, okay? So, why what is transient response and why we need to study this? So, let's see. ओके सो हम लोग इसमें अपनी जो स्टडी है वी विल रेस्ट्रिक्ट टू ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओनली, राइट. We will not move to this mechanical systems because concept of transient response is also applied to this mechanical or control systems, right. Okay, so हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसमें हमारे ऑफ कोर्स कैपेसिटर होंगे. कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर होगा, राइट, रजिस्टर है, एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस हो सकती हैं, लाइक बीजेटी हो सकता है, इसमें मॉसफेट हो सकता है, एटसेट्रा, राइट. सो जब भी हम इस पे इसके इनपुट पे हम कोई चेंज अप्लाई करेंगे या फिर हम पावर ऑन या ऑफ करेंगे तो जो इसका जो आउटपुट है इस सिस्टम का, इट विल नॉट चेंज सडनली, राइट. इट विल टेक सम टाइम. सो जो इसका रेस्पॉन्स है इट विल बी लाइक दिस. Let me draw a curve. Okay, so suppose at t is equal to 0 पे we have applied any input या कुछ एक्साइटेशन में चेंज किया या फिर हमने पावर को टर्न ऑन किया, राइट, एट स्विचिंग इंस्टेंस पे, राइट. सो आवर आउटपुट गोज लाइक दिस. या तो कुछ इस तरीके से होगा और इट विल मूव लाइक दिस, कुछ इस तरीके से हो. इट कैन बी एनीथिंग, राइट. कुछ और स्लो हो सकता है, राइट. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी सिस्टम में कंपोनेंट्स कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, राइट. कैसे कैपेसिटर हैं, उनकी वैल्यू क्या है, कैसे रेजिस्टर हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ है, राइट. ओके, ओके. सो द थिंग इज, अगर आप इस ग्राफ में देखो तो ये जो हमारा जो पोर्शन है, ये पोर्शन, सो दिस पोर्शन इज लाइक ये ट्रांजिएंट बिहेवियर है. दिस इज ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स. और हमारा जब आउटपुट स्टेबलाइज होने को जाता है, राइट, जब मेरा आउटपुट स्टेबलाइज होने को जाएगा, राइट, सो दिस इज लाइक स्टेडी स्टेट बिहेवियर, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट response. So इस लेक्चर में we will focus only this transient response, right? Okay. So the thing is, हमें transient response क्यों पढ़ना है, क्या नॉलेज होगी हमको transient response के बारे में, right? So okay. पहला, स्पीड, आपको मैक्सिमम स्पीड पता चलेगी अपनी सिस्टम की. दूसरी, स्टेबिलिटी के बारे में आपको आइडिया होगा. एंड थर्ड, एक्यूरेसी. हम एक एक करके देखते हैं कि स्पीड, स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी कैसे इम्पैक्ट होती है और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैसे इनको चेंज करता है, राइट. लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर द स्पीड, राइट. तो स्पीड के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल नॉट गेट लेते हैं, राइट. नॉट गेट हमको सबको पता है, अगर आप इस पर 1 देंगे तो लॉजिक 0 आएगा, 0 देंगे तो 1 आएगा, राइट. बट हम ग्राफिकल इसमें अप्रोच करेंगे. ओके, एक सीमॉस नॉट गेट बनाते हैं. ये हमारा पावर सप्लाई VDD सपोज 3.3 वोल्ट्स पे वर्क कर रहा है, मेरा इनपुट और हमारा आउटपुट. ये लोड कैपेसिटर है, ये मेरा V इनपुट, राइट. ओके, सो अब हमें इसके स्पीड के बारे में कैसे पता चलेगा कि हम इसमें मैक्सिमम स्पीड कैसे इसमें फाइंड आउट करेंगे. ओके, और सपोज हमारा जो V इनपुट है वो कुछ ऐसा है, राइट. हमको कुछ इसी शेप में हमको इनपुट अप्लाई करना है, राइट. ओके, सो हमारा जैसे ऐसे आप इनपुट हमारा 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, और जैसे हमारा इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, राइट.
ओके, सो अगर हमको ये अगर हमने इनपुट 0 दिया है ना, तो इनपुट अगर हमने 0 दिया है तो मेरा ये ऊपर वाला ट्रांजिस्टर जो मेरा पी मॉस है वो ऑन हो जाएगा और करंट हमारी ऐसे फ्लो करेगी, इसको चार्ज करेगी इस कैपेसिटर को, ठीक है। लेट्स से इस और ये रजिस्टर है, अगर हम इस ट्रांजिस्टर को मॉडल कर लें एक रजिस्टर की तरीके से, तो ये हम आर पी इसको बोल देते हैं, राइट। उसी तरीके से ये आर एन बोल देते हैं इसको, ओके। और अगर हमको डिस्चार्ज होना होगा इस आउटपुट को, तो ये पाथ ये होगा, राइट। कैपेसिटर कॉमन रहेगा, चार्जिंग के लिए आर पी और सी एल होगा, डिस्चार्जिंग के लिए सी एल और आर एन हो जाएगा, राइट। सो देखिए अगर मैं वी आउटपुट को ड्रॉ करूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जब भी फॉर एग्जांपल अगर मेरा सिस्टम को अगर चार्ज होना है तो वो कुछ ऐसे जाएगा, राइट। सी अभी स्टेबलाइज हो गया। और अगर डिस्चार्ज होना है तो वो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये मेरा वी आउटपुट है, ये भी मेरा वी आउटपुट है टाइम के साथ। सो आप ये देखो इसमें जो मेरा ट्रांजिएंट बिहेवियर है ऑलमोस्ट ये देखिए, ये ट्रांजिएंट बिहेवियर है क्योंकि यहाँ पे जाके हमारा आउटपुट सेटल हो रहा है। उसी तरीके से हमारा 0 के लिए हमारा यहाँ पे 0 पे सेटल हो रहा है इस पॉइंट पे। तो अगर मैं ये देखूँ तो ये जो टाइम है इतना, राइट, और ये जो यहाँ से मेरा टाइम है ये मेरा ट्रांजिएंट टाइम है। इस टाइम के बाद हमारा जो आउटपुट है वो स्टेबलाइज हो रहा है या तो परफेक्टली 0 पे या वीडीडी के पास या फिर 0 के पास, राइट। ओके, सो मैं इसको वीडीडी बोल देता हूँ। वीडीडी आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 3.3 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 2.5 वोल्ट्स। यहाँ के लिए मैंने 3.3 वोल्ट्स कंसिडर किया हुआ है, राइट। ओके, तो ये तो इसका इनहेरेंट बिहेवियर है, राइट। सो ओके, अगर आपको इनपुट पे पल्स अप्लाई करनी है चेंज होने के लिए, तो आपको अगर मैं इस टाइम को टी ए बोल देता हूँ और इस टाइम को टी बी बोल देता हूँ, ये मेरा डिस्चार्जिंग टाइम टी बी हो गया और चार्जिंग टाइम मेरा टी हो गया, तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे टी ए टाइम तो वेट करना ही है। और सिमिलरली सॉरी ये चार्ज होगा 0 के लिए ना, तो टी बी टाइम, ओके, क्योंकि ये 0 तब जाएगा जब हम इसको हाई वोल्टेज देंगे, राइट। तो टी बी टाइम, तो आपको टी बी टाइम तो वेट करना है, राइट, क्योंकि अगर आप टी बी टाइम से पहले अगर आपने पल्स को ये कर दिया, राइट, ये दे दिया, तो ये कुछ बीच रास्ते में ही आउटपुट आपका रुक जाएगा, राइट। सो आप ऐसे इनपुट अप्लाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अप्लाई इनपुट दिस, राइट। सो हमें पता चल गया कि हमको एटलीस्ट टी बी टाइम तो देना ही है, और सिमिलरली हमको इसके लिए टी ए टाइम तो वेट करना ही पड़ेगा, राइट। इससे मिनिमम नहीं हो सकता, राइट। तो आप ये देखोगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इस सिस्टम की, फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी, और ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, राइट, ये हो जाएगी 1/TB प्लस टी। इतना तो चाहिए आपको, राइट। यानी आपका जो टी की वैल्यू है, टोटल टी यानी जो कैपिटल टी है, यानी इक्वल टू ये जो 1/T हो गया, यानी जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टी ए प्लस टी बी, अगर हम स्क्वायर वेव दे रहे हैं तो, राइट। सो ये देखिए, तो आपको ये स्पीड के बारे में अंदाज होगा, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होगी इट शुड बी लेस देन 1/, सॉरी दिस इज ओके, राइट। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमको इसकी स्पीड के बारे में पता चला। तो ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमारी मैक्सिमम स्पीड को लिमिट करता है, राइट। इससे आप फास्ट स्विचिंग आप नहीं कर सकते, राइट। ओके, तो ट्रांजिएंट यहाँ पे तो हमने इसके स्पीड के बारे में देखा, यहाँ पे हमने इसकी स्पीड एनालिसिस किया, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो टू स्टेबिलिटी एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एम्पलीफायर है, कोई भी एम्पलीफायर है, राइट, और यहाँ पे आपने उसको स्टेप इनपुट दिया है, राइट। तो मुझे ये देखना है इस स्टेप के इनपुट के रिस्पॉन्स में इसका बिहेवियर कैसा आता है, वेदर इट इज सेटलिंग और नॉट, राइट। सपोज लेट्स से ये बफर है हमारा और हमने ये 1 वोल्टेज कुछ दिया है और ये 0 वोल्ट्स है, राइट। तो ये हमारा सिस्टम स्टेबल होता है कि नहीं।
ओके, अगर ये मेरा सिस्टम स्टेबल हो गया लाइक दिस, अगर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है या फिर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है, ओके लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। नाउ यू कैन सी, आप ये चेक करो कि जब ट्रांजिएंट डाई आउट हो गया, ये 1 वोल्ट है, तो हमारा आउटपुट जो है, सिस्टम का जो आउटपुट है वो सेटल हो रहा है 1 वोल्ट पे। सो इट मीन्स ये हमारा सिस्टम स्टेबल है, राइट। बट समहाउ एक अदर केस इमेजिन करते हैं कि हमने इनपुट जो है सेम अप्लाई किया है, हमारे कोई अदर डिफरेंट एम्पलीफायर है, ठीक है, और मेरा आउटपुट कुछ ऐसे आ रहा है, लाइक रिंगिंग ही है टाइम के साथ, ये हम CRO पे देख सकते हैं, राइट। सो इसका मतलब है कि स्टेबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये सिस्टम इज़ नॉट स्टेबल। और ये हमने सिर्फ कैसे पता लगाया, सिर्फ स्टेप इनपुट दिया, राइट। सो स्टेप इनपुट से हमको पता चल जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब जनरली हम एम्पलीफायर का डेटा शीट अगर देखते हैं तो वो स्टेप रेस्पॉन्स देते हैं कि उन्होंने 5 वोल्ट अप्लाई किया सडन, या फिर 1 वोल्ट अप्लाई किया, या फिर 3.3 वोल्ट अप्लाई किया, तो उसका बिहेवियर कैसा है, कितने टाइम के बाद वो सेटल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 100 मिली सेकेंड्स, 10 मिली सेकेंड्स, 50 मिली सेकेंड्स, राइट, डिपेंड करता है। ओके, सो हियर आपको ये हमें पता चला कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स से हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में पता चल रहा है अगर हम उस पर स्टेप इनपुट दे रहे हैं। अगेन हम केवल इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट, नॉट मैकेनिकल सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम। ओके, द थर्ड पॉइंट इज एक्यूरेसी। अब कैसे ट्रांजिएंट बिहेवियर से हम एक्यूरेसी के बारे में पता करेंगे। सो लेट्स सी, मेरे पास कोई टेम्परेचर सेंसर है। अगेन मैं एक शॉर्ट मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ, ये और भी जगह अप्लाई हो सकता है, या फिर ह्यूमिडिटी सेंसर है, राइट। ओके, तो लेट्स सी, मेरे पास एक टेम्परेचर है, सेंसर है, टेम्परेचर ऑब्लिक ह्यूमिडिटी कर देते हैं, राइट, और उसका पावर है VDD। आपने सडनली पावर उसको ऑन कर दिया, ये ग्राउंड है और ये इसका आउटपुट है जो कि आप अपने माइक्रो कंट्रोलर पे पिन पे मेजर कर रहे हैं, ADC। ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर की पिन है, राइट। सो एक्यूरेसी क्यों इम्पॉर्टेंट है? सो द थिंग इज कि आपने जैसे ही इसको पावर ऑन किया, टर्न ऑन किया, तो इसका जो वोल्ट्स है, राइट, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 30 डिग्री टेम्परेचर है हमारे लैब का, या फिर रूम टेम्परेचर, या फिर आउटसाइड आप जहाँ पे भी है टेम्परेचर 30 डिग्री है, और उस 30 डिग्री पे इसका एनालॉग वोल्टेज फॉर एग्जांपल होने वाला है 50 मिली वोल्ट्स। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 50 मिली वोल्ट्स आने वाला। तो जैसे ही आपने VDD टर्न ऑन किया, ये 50 मिली वोल्ट तुरंत नहीं पहुँचेगा, राइट, इट विल टेक सम टाइम, राइट। T इज इक्वल टू 0 पे आपने टर्न ऑन किया, स्विच ऑन किया, पावर को ऑन किया, राइट, और ये 50 मिली वोल्ट इसको पहुंचना है, ये 50 मिली वोल्ट। सो 50 मिली वोल्ट वो कुछ हो सकता है ऐसे पहुंचे, राइट, और ये टाइम हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये ट्रांजिएंट टाइम जो है मेरा, लेट्स से 200 मिली सेकेंड्स। सो द थिंग इज कि यहाँ पे हमें क्या पता चला कि अगर आप 200 मिली सेकेंड से पहले आप अपना माइक्रो कंट्रोलर का ADC अगर ऑन कर देते हैं तो वो कुछ वैल्यू जो है 50 मिली वोल्ट से कम की ही वैल्यू को कंसिडर करेगा। लेट्स से 38 मिली वोल्ट कुछ आपने अगर माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे ऑन कर दिया, इस इंस्टेंट पे ऑन कर दिया, लेट्स से, है ना, आपने यहाँ पे ऑन कर दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू थी लाइक 38 मिली वोल्ट। तो जब आप 38 मिली वोल्ट ऑन कर दिया तो मेरा जो ADC है वो 38 मिली वोल्ट को कैप्चर कर लेगा, और वो आउटपुट पे इंटरप्रेट होगा एज इफ वहाँ पे जो टेम्परेचर है इंस्टेड ऑफ 30 डिग्री से वो बोलेगा 27 डिग्री या 26 डिग्री। तो वहाँ पे एरर आपको आएगी, राइट। एरर आना बहुत ही ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि हमने 200 मिली सेकेंड्स तक हमको वेट करना चाहिए था। हमको वेट करना है कब तक? जब तक कि ट्रांजिएंट डाई आउट नहीं हो जाते हैं, राइट। सो हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे कैसे इंप्रूव होगी? सो दैट वी हैव टू वेट फॉर ट्रांजिएंट टू बी डाई आउट। तो हमको आफ्टर 200 मिली सेकेंड्स, तो हम जनरली क्या करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, हम डिले एलिमेंट देते हैं कि हम लेट्स वेट फॉर एटलीस्ट 250 मिली सेकेंड्स और 300 मिली सेकेंड्स, राइट, ताकि हम आउटपुट को यहाँ पे कुछ मेजर करेंगे। तो यहाँ पे जब आप आउटपुट को मेजर करेंगे तो इट विल बी लाइक यहाँ पे नियरली ये 50 मिली वोल्ट पे स्टेबल हो जाएगा, एंड वी विल गेट द करेक्ट वैल्यू, राइट।
So now we can see how the study of transient response can enable us to understand the speed of the system, stability of the system and the accuracy of the system, right? So एक बार इसकी स्टडी कर ली तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम को के डिज़ाइन को और बेटर कर सकते हैं, फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? ओके, सो ये था कि हमने इसको स्टडी क्यों करते हैं. द सेकेंड थिंग, ये आता क्यों है. ओके, सो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर. जनरली हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो होते हैं रेजिस्टर, राइट, दूसरे होते हैं कैपेसिटर और थर्ड हो गया इंडक्टर, राइट. तो अगर हम रेजिस्टर को देखें तो V इज इक्वल टू आई आर. कैपेसिटर को देखें सो इसका जो वोल्टेज होता है, करंट होता है, I इज इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी. ऑफकोर्स वी सी इसके अक्रॉस वोल्टेज है, ये हो जाएगा वी एल और आई एल लिख देता हूँ. यहाँ पे हो जाएगा आपका वी एल इज इक्वल टू एल डी वी डी आई एल बाई डी टी, राइट. ओके, सो रजिस्टर के अक्रॉस हमारी वोल्टेज और करंट इंस्टेंटली चेंज हो सकती है, राइट, बट कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कभी सडनली चेंज नहीं होती है. इंडक्टर के अक्रॉस करंट कभी सडनली चेंज नहीं होती है. अब ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली हम पढ़ तो लेते हैं कि ऐसा होता है कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज और इंडक्टर में होता है कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट. तो ऐसा क्यों होता है? सो लेट्स सी. इस लेक्चर में हम केवल कैपेसिटर और इंडक्टर तक ही देखेंगे कि ऐसा नेचर में क्यों है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट पे जंप करेंगे जहाँ पे हम मैथमेटिकल बिहेवियर देखेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का, राइट. ओके, सो तो अगर आप कैपेसिटर पे ये देखोगे चार्जेस होते हैं, राइट. अगर ये करंट फ्लो कर रही है, बिकॉज कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, राइट. ये प्लस और इसके क्रॉस एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा वी सी, राइट. ओके, लेट्स कॉल इट चार्ज. ओके, अगर मैं इस चार्ज का प्रोफाइल देखूं, सिंपली इस चार्ज का प्रोफाइल देखूं, राइट, ये सिंपली चार्ज का प्रोफाइल है और ये टाइम के साथ है, राइट. तो कभी भी जो चार्ज होगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट, कंटिन्यूअस होगा, राइट. चार्ज का प्रोफाइल कभी भी ऐसा नहीं होगा और सडन जंप कर गया लाइक दिस. मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरीके से, और उसके बाद ऐसे और ऐसे. ओके, तो ये तो वेल एक्सेप्टेड है ये ग्राफ, बट ये ग्राफ एक्सेप्टेड नहीं है. क्यों? उसका रीज़न क्या है? ओके, लेट्स सी. ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, क्यों, राइट, सडन जंप. सो हम इसकी एक वैल्यू नोट कर लेते हैं. ये हो गया Q2, ये हो गया Q1 और ये इंस्टेंट हो गया एग्जैक्टली t इज इक्वल टू लेट्स से T नॉट पे. ऐसा बिहेवियर हमको देखने को मिल रहा है, राइट. ओके, सो अगर हम करंट की ये प्रोफाइल देखें, करंट, तो करंट जैसा कि है हमारा C डी क्यू बाई डी टी, तो हमने लिख दिया d बाई डी टी ऑफ C इंटू वी, ठीक है. ओके, क्योंकि ओके अगेन Q जो होता है हमारा प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और Q को हम लिखते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा C इंटू वी. तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है, C इंटू वी. C मेरा लीनियर कैपेसिटर है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट रहेगा, तो वो बाहर आ जाएगा C डी वी बाई डी टी. नाउ यू सी, आप यहाँ पे ये देखोगे जब आप सडनली चेंज कर रहे हो ना Q1 से Q2 में, तो इस वाले इक्वेशन में dq जो आपका हो जाएगा, राइट, dq की वैल्यू क्या हो जाएगी Q2 माइनस Q1.
एंड व्हाट अबाउट डी टी, ये टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज नो टाइम में चेंज हो रहा है। तो अगर ये जीरो है या फिर ऑलमोस्ट ये वैल्यू टेंड्स टू जीरो हो रही है, तो आप सोचो कि करंट की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी, यानी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायरमेंट होगी ये चार्ज को सडन चेंज करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर सिस्टम में रेजिस्टर है, राइट। ओके, तो आप देखो, अगर हम इसको एज इट इज़ जीरो मान लें कि अगर परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, परफेक्टली ये वर्टिकल है, तो ये जीरो हो जाएगा, डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी इन्फाइनाइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इनफाइनाइट करंट चाहिए होगी इसकी वैल्यू को, चार्ज को सडन चेंज होने के लिए। मतलब अगर चार्ज की वैल्यू जस्ट फॉर एग्जांपल अगर अभी 1 मिली कुलाम है, तो 1 मिली से फॉर एग्जांपल 1.5 मिली कुलाम तक होने के लिए वो जीरो टाइम में उसको इनफाइनाइट करंट चाहिए होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल सर्किट में, राइट। तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसको फर्दर क्यू को हम डिवाइड करेंगे सी इंटू वी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वोल्टेज है, राइट, वो भी सडनली चेंज नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि स्विचिंग इंस्टेंट पे क्या होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर हमारा होगा क्या, राइट, जो मैंने ये ऐसा ड्रॉ किया है ना, ये फिर ये ऐसा ये कंटिन्यूस आएगा, किसी पॉइंट पे ये चीज़ कंटिन्यूस होगी, राइट, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी कंटिन्यूस होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 इज इक्वल टू Q2 एट T इज इक्वल टू T0 पे। तो Q1 की वैल्यू क्या हो गई C1V1 और Q2 की वैल्यू हो गई C2V2, राइट। अभी देखिए, कैपेसिटर की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, एक हार्डवेयर है जिसका एरिया चेंज नहीं हो रहा है और उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। और मैंने पहले ही बोल के रखा है कि हम जो है लीनियर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है टाइम के साथ कैपेसिटर जो है चेंज नहीं होगा। तो मतलब C1 इक्वल टू C2 है, तो जब C1 इक्वल टू C2 है तो डेफिनेटली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। यानी स्विचिंग इंस्टेंट्स पे, यानी किसी भी इंस्टेंट पे, राइट, अगर वो स्विचिंग इंस्टेंट है तो V1 इक्वल टू V2 रहेगा ऑलवेज, वो सडन चेंज नहीं होगा, राइट। सो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, राइट। नाउ सेम कॉन्सेप्ट होता है इंडक्टर के लिए। लेट्स गो टू दिस। ओके, ये मैंने कैपेसिटर को क्या लिखा था, ओके, ठीक है। यहाँ पर भी करंट फ्लो कर रही है, प्लस माइनस, ये V ऑफ L है, इंडक्टर हो गया हमारा, राइट। सो जिस तरीके से हमारे कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, उसी तरीके से हमारे इसमें फ्लक्स होता है, साई, राइट, साई, जो कि प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दें तो ये इंडक्टेंस के बराबर हो जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस, साई इज इक्वल टू Li। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो जनरेट होता है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें इंडक्शन होता है, वोल्टेज का EMF जो जनरेशन होता है, V इक्वल टू डी ऑफ साई बाई डी टी। अगर मेरा फ्लक्स लिंकेज टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा। अगर हमारा साई कांस्टेंट है तो कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, राइट। तो अगर मेरा इंडक्टर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, L डी आई बाई डी टी। तो एग्जैक्टली कैपेसिटर की तरीके से आप ये देखोगे, राइट। ओके, एग्जैक्टली कैपेसिटर की तरीके से यहाँ पे, जैसे वहाँ पे चार्ज सडनली चेंज नहीं हो सकती थी, यहाँ पे साई सडनली चेंज नहीं हो सकता है। क्योंकि आप ये देखो, अगर साई आपको सडनली चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट, साई है, टी है, राइट, और एट टी इज इक्वल टू से T0 पे हमारे कुछ स्विचिंग हो रही है और हमने मान लिया कि साई सडनली चेंज हो रहा है और साई सडनली यहाँ पे पहुँच गया, राइट, कोई भी स्टेप लिया, ठीक है। और ये वैल्यू है साई 2 और ये वैल्यू है साई 1, राइट। बिल्कुल सिमिलरली VL के कितनी इनफाइनाइट वोल्टेज चाहिए होगा आपको स्विचिंग इंस्टेंट पे, क्यों, आपने क्या बोल कर दिया, 2 माइनस साई 1 अपॉन 0, दैट इज इन्फाइनाइट। तो इन्फाइनाइट वोल्टेज इज नॉट पॉसिबल, राइट, इन्फाइनाइट वोल्टेज जनरेट नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल सर्किट में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे इसको कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा, राइट। इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होने का मतलब क्या होगा कि मेरा साई 1 इज इक्वल टू साई 2 को होना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर आपका साई 1 इक्वल टू साई 2 हो गया, राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं L1 I1
इज इक्वल टू L2I2। देखिए यहाँ पे साई की वैल्यू थी Li, ठीक है। तो हमारा इंडक्टर तो कांस्टेंट ही रहेगा, इंडक्टर की ज्योमेट्री सेम है, तो हमारा L1 L2 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा, राइट। और I1 इक्वल टू I2 है, तभी हम बोलते हैं क्या कि जब हम स्विचिंग इंस्टेंस पे हमारा इंडक्टर में जो करंट होगी वो सडनली चेंज नहीं होगी, राइट, वो रिटेन किए रहेगी वैल्यू। ओके, हम यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं दोनों ही केसेस में, कैपेसिटर के केस में और इंडक्टर के केसेस में। तो जैसे हमने यहाँ पे केस में देखा CdVc/dt, राइट, और यहाँ पे LdI/dt, राइट, कि अगर हमारा वोल्टेज सेम रहता है स्विचिंग इंस्टेंट्स पे, राइट, तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा, राइट। 0/0 फॉर्म का मतलब ये हुआ क्योंकि एट स्विचिंग इंस्टेंट पे अगर मैं वोल्टेज की बात करूं और सिमिलरली या करंट की बात करूं, इस केस में इस पॉइंट पे T इज इक्वल टू T0, T इज इक्वल टू T0, राइट। यहाँ पे I1 और I2 दोनों बराबर थे, यहाँ पे Vc1 और ये Vc2 दोनों बराबर थे, राइट। और यहाँ पे इसकी वैल्यू I के बराबर थी और यहाँ पे इसकी वैल्यू V के बराबर थी, V अक्रॉस L और I अक्रॉस C, राइट। सो एट T इज इक्वल टू 0 पे जब मैं केवल स्विचिंग इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, और चूंकि Vc1 Vc2 बराबर रहेगा, Vc1 माइनस Vc2, राइट, तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा। तो आपको पता है 0/0 फॉर्म जब भी आता है तो वैल्यू हमारी जो क्या होती है वो एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है, तो IC देखिए एक फाइनाइट होगा, राइट। सेम चीज़ यहाँ पर जब मेरा I1 इक्वल टू I2 हो गया तो ऊपर भी 0 हो गया और नीचे dt T इक्वल टू T0 ये भी, तो ये भी 0/0 फॉर्म एक है, मैथमेटिक्स है जहाँ पे क्वांटिटी आपकी फाइनाइट होती है, राइट। ओके, सो इस एनालिसिस के बाद हमको ये पता चला कि हमारे पास जो इंडक्टर है वो क्यों नहीं सडन करंट चेंज को अलाउ करता है, और कैपेसिटर जो है वो क्यों नहीं सडन वोल्टेज चेंज को अलाउ करता है, राइट। ओके, तो एक्चुअली देखा जाए तो कैपेसिटर केस में चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगता है और हमारा इंडक्टर केस में फ्लक्स कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगता है, राइट। ओके, सो आज के लेक्चर को अगर हम समराइज करें तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए जब भी हम इनपुट को हम या एक्साइटेशन जब हम चेंज करते हैं या सडनली हम पावर सप्लाई ऑन या ऑफ करते हैं तो उस केस में जो रिस्पॉन्स होता है वो जस्ट चेंज होने के, एक्साइटेशन अप्लाई करने के जस्ट बाद वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है, और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जब खत्म होता है तो हमारा स्टेडी स्टेट बिहेवियर आता है। तो अगर इस बिहेवियर के बारे में हमको पता चल जाए, अगर हम स्टडी करें तो उस सिस्टम के हम स्पीड के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में और एक्यूरेसी के बारे में हमें नॉलेज होती है, उसके बाद हम सिस्टम को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। और ये चीज़ ट्रांजिएंट आता क्यों है, ट्रांजिएंट का रीज़न क्या है, ट्रांजिएंट का रीज़न है ये बेसिक एलिमेंट्स जो कैपेसिटर होते हैं और इंडक्टर होते हैं, राइट। तो कैपेसिटर की वजह से क्या होगा, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अलाउ नहीं करेगा, और इंडक्टर की वजह से क्या होगा, सडन चेंज ऑफ करंट ये अलाउ नहीं करेगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। तो आपको अगर इसमें कोई डाउट है या फिर कुछ आपको इसमें कोई इशू लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।